तो आप सभी को नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके हैं और कहानी का जो सिलसिला है वह दस्तूर जारी है। आज की कहानी शुरू करो उससे पहले एक सवाल जो कई लोगों ने कई अलग अलग माध्यम से पूछा। किसी ने फेसबुक पे पूछा, किसी ने इंस्टाग्राम पे, कईयों ने ईमेल किया, यूट्यूब पे कमेंट भी किया कि एक चैनल है क्राइम की कहानियाँ, उस पर मेरी वीडियोज़ पढ़ते हैं, तो क्या वो चैनल मेरा है? और अगर मेरा है तो मैंने 2 चैनल क्यों बना लिया? तो क्राइम की कहानियाँ नाम से मेरा कोई चैनल नहीं है। हाँ, कोई है जो मेरे वीडियोस को डाउनलोड करता है और डाउनलोड करके वहाँ पे रीअपलोड करता है, और वही वजह है कि आप लोगों को लगता है कि वो चैनल मेरा है, क्योंकि उस पर फ़ोटो भी मेरी है और थंबनेल तमाम चीज़ें मेरी जैसी ही बनती हैं। तो आप लोगों के सजेशन में जब आता होगा तो आप लोग ध्यान नहीं देते होंगे, आपको लगता होगा कि मेरा ही चैनल है, बल्कि वो चैनल मेरा नहीं है। इसी बीच एक भैया ने कमेंट किया था कि आपको उस चैनल पे फिर एक्शन लेना चाहिए, उस पर कॉपीराइट स्ट्राइक देना चाहिए। तो कॉपीराइट स्ट्राइक या फिर एक्शन, ये तमाम चीज़ें मुझे कम समझ में आती हैं, क्योंकि अगर यूट्यूब ने भी उस चैनल को बढ़ाया है, मोनेटाइज कर दिया है, मैं देख रहा था लगभग 2000 समथिंग सब्सक्राइबर हो गए हैं और मोनेटाइज भी है। तो अगर यूट्यूब ने वो मोनेटाइज कर दिया है और कोई ऐसा है जिसने वीडियो डाउनलोड की, फिर अपलोड की, एडिट किया होगा, थंबनेल बनाया होगा, तो सबको अधिकार है कमाने खाने का। वो मेरे माध्यम से कमाना खाना चाह रहे हैं तो वही सही है। अब जो भी उनको पैसे मिलते होंगे उस चैनल से, अब मैं चलूँ कॉपीराइट स्ट्राइक दे दूँ, उनकी उम्मीदों का गला घोट दूँ कि अब चैनल पे वो वीडियो नहीं डाल पाएंगे, तो ऐसा करने का कोई फ़ायदा नहीं है। कोई भी हो, सबको कमाने खाने का अधिकार है। अब उन्होंने तरीका मेरे माध्यम से चुना तो शायद वही सही, ईश्वर ने मुझे ही चुना होगा उनके कमाने खाने के जरिया बनने के लिए। तो बिल्कुल जो भी है भाई साहब, आप बिंदास डालिए, कोई दिक्कत नहीं है, मैं कोई कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं दूंगा। और आप लोगों से भी अनुरोध है, मैं देख रहा था उस चैनल को कि कई लोगों ने उस पर कुछ अभद्र टिप्पणियाँ की थी कि तुम चोर हो, चुराते हो। तो ऐसा नहीं है, उनको आप कुछ बुरा भला ना कहें, जो भी है उनको डालने दीजिए, बेझिझक को डालें और अपनी रोजी रोटी चलाएं। हाँ, कुछ खुद भी करें ताकि यूट्यूब अगर खुद से डिलीट कर दे तो उन्हें दिक्कत ना हो। खैर, एक सवाल का जवाब था कि क्राइम की कहानी जो चैनल है वो मेरा नहीं है, किसी और का है, वो मेरी वीडियो डालता है, तो उस चैनल से मेरा कोई संबंध नहीं है। अब आते हैं आज की कहानी की बात करते हैं। और आज की कहानी की बात करूं तो आज की कहानी एक ऐसे साइको की है, एक ऐसे सीरियल रेपिस्ट की है, जिसके बारे में आप जितना जानेंगे उतना आपको कम लगेगा। आमतौर पे कई सीरियल रेपिस्ट हुए, कई सीरियल किलर हुए, उनको एक सनक होती है, वो ऐसा काम करते हैं, उनका एक पैटर्न होता है, उस पैटर्न की वजह से वो पकड़े जाते हैं। लेकिन आज की कहानी एक ऐसे सीरियल रेपिस्ट की है जिसकी अपराधों की जो फहरिस्त है बहुत लंबी तो नहीं है, लेकिन उसने जितना दिमाग लगाया और बचने के जितने नए नए तरीके खोजे, वो तमाम चीज़ें आपको हैरान कर देगी। तमाम ऐसी कहानियाँ आपने सुनी पुराने समय में, जिसमें जो सीरियल किलर थे, सीरियल रेपिस्ट थे, उनको बचने के लिए मौका मिलता था, क्योंकि उस टाइम उतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी। लेकिन आज की कहानी मुंबई के एक ऐसे सीरियल रेपिस्ट की है जो अभी महज 2-3 दिन पहले गिरफ्तार हुआ। कहानी नाला सुपाड़ा की है, नाला सुपाड़ा में रहने वाले एक सीरियल रेपिस्ट की है। और इस कहानी की जो असल शुरुआत होती है वो होती है अक्टूबर महीने से, साल 2023। दरअसल अक्टूबर साल 2023 की ये बात है। पूर्वी नाला सुपाड़ा यानी नाला सुपाड़ा के जो पूर्वी इलाका है, उस इलाके में एक गरीब बस्ती हुआ करती है। उसी बस्ती में एक बेहद गरीब परिवार, कायदे से देखें तो खाने के भी लाले पड़े थे। घर के जो पुरुष थे, जो महिलाएं थी, तमाम लोग दिन भर मेहनत करती थी। उस मेहनत से जो थोड़ी बहुत रकम मिलती थी, उस रकम से अपना खर्च चलाना, अपने घर का खर्च चलाना, ये तमाम चीज़ें वो लोग किया करते थे। उसी घर में एक 5 से 6 साल की बिटिया रहा करती थी। अब माँ बाप दिन भर काम पे बिजी रहते थे, बिटिया का कहीं उन्होंने दाखिला करवाया नहीं था। इस वजह से वो दिन भर इधर उधर घूमती रहती थी, कहीं कुछ कचरा बीनना, कहीं कोई बोतलें उठाना, यही तमाम छोटे मोटे काम वो किया करती थी। ऐसे ही 5 अक्टूबर की बात है। वो लड़की एक सुनसान रास्ते से आ रही थी। आने के दौरान अचानक से उसके ऊपर एक आदमी हमला करता है। अब लगभग 7 या 8 साल इस बच्ची की उम्र रही होगी। वो आदमी हमला करता है। हमला करने के बाद उसको खींचता है। खींचने के बाद एक सुनसान जगह पे लेके जाता है। जगह सुनसान थी, बच्ची चीखती है, चिल्लाती है, बचने की तमाम कोशिशें करती है, उस आदमी से लगातार मिन्नतें करती है, लेकिन आदमी के ऊपर तो सनक सवार थी। बदकिस्मती से वहाँ पे आसपास कोई मौजूद भी नहीं था। इस वजह से बच्ची अपना बचाव नहीं कर पाती, कोई और भी उसकी मदद नहीं कर पाता। घंटों तक वो दरिंदा उस लड़की की इज्जत से खेलता रहता है, उसके साथ रेप करता है।
अब रेप करके जब उसका मन भर जाता है, उस बच्ची को वहीं छोड़ता है। छोड़ने के बाद वहाँ से जाने लगता है। बच्ची भी बुरी तरह घायल थी, नाजुक सी उसकी उम्र थी। जैसे तैसे करके अपने आप को समेटती है। समेटने के बाद अपने घर की तरफ भागती है। खून से लथपथ वो बच्ची जब अपने घर पहुंचती है, पहुंचने के बाद पूरा वाक़या अपने माँ बाप को जब बताती है, माँ बाप के तो कायदे से पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। इकलौती बिटिया के साथ रेप हो चुका था। बेचारे रोकते भी लगते, आसपास के तमाम लोगों को इकट्ठा करते हैं। आसपास के जितने पुरुष थे फौरन लाठी डंडे लेके उसको खोजने निकलते हैं। लेकिन इससे पहले कि कोई उसको पकड़ पाता, इससे पहले कि कोई उसे खोज पाता, वो आदमी कौन था, कहाँ से आया था, किसी को कोई खबर नहीं लगती और वो रेपिस्ट वहाँ से 9-11 हो जाता है। अब इधर आसपास के लोग परेशान, उनकी बस्ती के एक बच्ची के साथ ऐसा दुराचार हुआ। ये लोग फ़ौरन पहुँच जाते हैं पुलिस स्टेशन और वहाँ पे जाके इस रेपिस्ट के खिलाफ कंप्लेन दर्ज करते हैं। पुलिस वाले इस मामले को नोट करते हैं। नोट करने के बाद पूछते हैं कि बिटिया कहाँ गई थी, कहाँ से आई थी। पूरा तमाम तरीके की जांच पड़ताल करते हैं, छानबीन करते हैं। लड़की से भी पूछा कि क्या बेटा आपने इससे पहले उस शख्स को कहीं देखा है। लड़की ने मना कर दिया, कहा नहीं सर, मैं पहली बार उस शख्स को कहीं देखी थी और उसके बाद से आज तक देखी भी नहीं। बहरहाल पुलिस वाले समझा बुझा के घर वालों को भेजते हैं, कहते हैं कि हम जांच पड़ताल कर रहे हैं, छानबीन कर रहे हैं, हम उसको खोज निकालेंगे। गरीब परिवार था, ज़्यादा कोई उम्मीद भी नहीं थी और कायदे से अगर साफ शब्दों में कहा जाए तो गरीबी मुफलिसी एक ऐसा श्राप है कि आदमी अपनी लड़ाई भी नहीं लड़ सकता। क्योंकि अगर एक आदमी जो खुद कमाने वाला हो और दिन भर कमाएगा तो शाम को उसके घर में चूल्हा जलेगा, वो पुलिस थाने के चक्कर नहीं लगा सकता, क्योंकि जो हुआ वो तो हुआ। लेकिन अगर वो इस लड़ाई में पड़ जाएगा और दिन भर थाने के चक्कर लगाएगा, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाएगा, तो जिस बेटी के लिए ये लड़ाई लड़ी जा रही वो बेटियाँ भी बेचारी भूखी मर जाएगी, क्योंकि जब तक दिन भर कमाएगा नहीं तब तक शाम को चूल्हा जलेगा नहीं। इस वजह से परिवार वाले कुछ दिन तक कोशिश करते हैं। पुलिस वाले उम्मीद देते हैं कि आप जाइए, हम खोज देंगे। लेकिन ना ही वो रेपिस्ट कभी पकड़ा गया, ना ही इस मामले में कोई तरक्की हुई। परिवार वाले अपना मन मार के चुपचाप बैठ जाते हैं। बस ईश्वर से ही प्रार्थना करते हैं कि जिसने भी किया है उसे भगवान कड़ी से कड़ी सजा दें, उसकी ज़िंदगी भी वैसे ही याजाब करें जैसे इस बच्ची के साथ हुआ। खैर थोड़ा सा वक्त गुजरा, 2023 बीत गया, 2024 आ गया। 2024 जब आया तो 2024 में फरवरी महीने में एक थाना लगता है अचोल थाना, ये भी इसी नाला सुपारा में है। इसी नाला सुपारा के अचोल थाने में अभी 13 फरवरी की बात है, एक लगभग 8 साल की बच्ची जो बेहद गरीब तबके से थी, एक झोपड़ी में रहा करती, घर में महज उसके माँ बाप, वो भी पहली कहानी की तरह बस मेहनत मजदूरी करके अपने घर का पेट पालते थे। इस बच्ची के ऊपर भी एक दरिंदा हमला करता है। बच्ची एक सुनसान रास्ते से आ रही थी, शाम का वक्त था, हल्की हल्की रोशनी थी। अचानक से यह दरिंदा हमला करता है। हमला करने के बाद इसको खींच के एक छत पे लेके जाता है। जाने के बाद इस लड़की के साथ रेप करने लगता है। अब इधर इस लड़की को जब उस दरिंदे ने खींचा तो लड़की जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगती है, चीखने लगती है। उसके मुंह को दबा के ये दरिंदा छत पे लेके जाता है। जाने के बाद उसके साथ जब गलत काम करने की कोशिश करने लगता है तो इस दौरान कई बार ऐसा हुआ कि उस बच्ची का मुंह खुल गया, उसे चीखने का, चिल्लाने का मौका मिल गया। अब इधर जब चीख उस लड़की ने लगाई जोर की तो आसपास के लोगों ने उसकी चीख सुन ली। इस बार इस लड़की की किस्मत बढ़िया थी, चीख सुनी तो अब फिर आसपास के लोग भाग के छत की तरफ गए। अब जैसे ही इस दरिंदे ने सबको अपनी तरफ आते हुए देखा तो फौरन वो कूद के उस छत से भागने लगा। आसपास के लोग उसका पीछा करते हैं, घंटों तक चेजिंग चलती रहती है। लेकिन कुछ देर बाद वो एक ऑटो में बैठता है, बैठने के बाद वहाँ से भाग जाता है। इधर ये लोग लाठी डंडा लेके दौड़ते रहे। दौड़ते दौड़ते जब देखा कि अब उसे नहीं पकड़ पाएंगे तो फौरन उस बच्ची को गोद में उठा के ये तमाम लोग पहुँच जाते हैं पुलिस स्टेशन, अकोल पुलिस स्टेशन। और वहाँ पहुँचने के बाद पूरा वाक़या बताते हैं कि कैसे ये तमाम चीज़ें हुई। इधर जब ये तमाम लोग पुलिस स्टेशन पहुँचे, पूरा वाक़या समझाया। पुलिस वालों ने कंप्लेंट नोट की। नोट करने के बाद तमाम चीज़ें जो कुछ हुआ था इस लड़की से पूछा, उस आदमी की कदकाठी पूछी, तमाम और चीज़ें पूछी। इधर पुलिस वाले जब ये तमाम चीज़ें पूछ रहे थे, तमाम जांच पड़ताल के लिए तमाम सबूत इकट्ठा कर रहे थे, तो जो कुछ इस लड़की ने बताया, ये लड़की जो अपना बयान दे रही थी,
पुलिस वालों को ऐसा लग रहा था कि शायद ऐसी चीज़ें तो उन्होंने पहले भी सुन रखी हैं, भले ही उनके थाने में ना सही, लेकिन एक मिलता जुलता डिस्क्रिप्शन उनके पास आया जरूर था। अब ये चीज़ जब पुलिस वालों ने देखी तो उन्होंने फिर याद करने की कोशिश की कि कहाँ से आया था। तो याद करते 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 उन्हें याद आया कि हाँ, 2023 के अक्टूबर महीने में एक बच्ची के साथ ऐसे ही रेप हुआ था। अब ये चीज़ जब पुलिस वालों ने सुनी, खासकर जो लकोल पुलिस स्टेशन वाले थे, तो फ़ौरन उन्हें लग गया कि ये केवल एक ही आदमी का काम है, यानी एक पहले उसने रेप किया और दोबारा फिर उसने करने की कोशिश की, यानी ये कोई सीरियल रेपिस्ट है। अब जिस रेपिस्ट या फिर जिस किलर के आगे सीरियल लग जाए तो अपने आप में वो बहुत चिंता की बात होती है। फ़ौरन ये मामला जो वहाँ की क्राइम ब्रांच की यूनिट 2 है उसको दे दिया गया, इससे पहले कि किसी और को अपना शिकार बनाए, इससे पहले कि ये किसी बच्ची की और ज़िंदगी बर्बाद करे, इसको फ़ौरन पकड़ा जाए। क्राइम ब्रांच जब ये मामला पाती है फ़ौरन जांच पड़ताल में जुटती है। सबसे पहले उस बच्ची से और तमाम लोगों से पूछा कि क्या क्या हुआ था। तमाम लोगों ने बताया कि कैसे उस बच्ची को पहले तो खींचा, उसके बाद छत पे लेके गया, उसके बाद रेप करने की कोशिश की। उसके बाद जब इन लोगों ने उसको पकड़ने की कोशिश की तो फिर वो ऑटो से भाग गया। अब क्राइम ब्रांच के पास कायदे से देखें तो सबूत के नाम पे बस एक ही चीज़ थी कि अगर उस ऑटो का पता चल जाए कि ऑटो कहाँ लेके गया था तो फिर वहाँ पे जांच पड़ताल हो सकती है। लिहाजा क्राइम ब्रांच ने उस इलाके में जितने ऑटो चलते थे सबसे पूछताछ शुरू कर दी, सबको रोक रोक के कि क्या कोई ऐसा शख्स था जो 5 तारीख को इस इलाके में एक ऑटो में बैठ के भागा हो, तो किसका ऑटो था। अब तमाम ऑटो वाले से पूछताछ हो रही, तमाम ऑटो वाले मना कर रहे हैं, लगभग ने तो यही कहा कि हम उस इलाके में थे ही नहीं। धीरे धीरे तमाम ऑटो रिक्शा मालिक को जीरो इन करते गए पुलिस वाले, और अंत में एक ऑटो वाला ऐसा मिला जिसने कहा कि हाँ साहब, 13 फरवरी को एक ऐसा शख्स आया था जो लगभग नौजवान ही था और बेहद घबराया हुआ था, और उसने कहा कि मुझे नाला सुपारा पुलिस जो रेलवे स्टेशन है वहाँ छोड़ दो, उसके बाद मैं उसे ले जाके वहाँ पे छोड़ देता हूँ। अब पहली बार कोई ऐसा शख्स था जिसने कुछ सही जानकारी दी। पुलिस वाले फ़ौरन नाला सुपारा के उस रेलवे स्टेशन की CCTV फ़ोटोज़ को खंगालते हैं। फ़ोटोज़ को खंगालते हैं इस उम्मीद में कि कम से कम ये पता चले कि किस ट्रेन पे वो बैठा था, कहाँ गया था, उसके बाद हम आगे की जांच पड़ताल करें। पुलिस स्टेशन पे और जब ये रेलवे स्टेशन पे जाके जब फ़ोटोज़ को खंगाला गया तो एक बड़ी हैरान करने वाली चीज़ पता चली। आमतौर पे जो क्राइम ब्रांच थी उसको उम्मीद थी कि किसी ट्रेन पे बैठ के कहीं गया होगा, लेकिन उस कैमरे में ये ऑटो से उतरता तो दिखाई देता है, लेकिन किसी ट्रेन पे नहीं बैठता, बल्कि एक फ्लाईओवर से चढ़ के कहीं चला जाता है। अब अजीब मशक्क़त, ट्रेन पे बैठा होता तो पता चलता कि ये ट्रेन कहाँ गई, फ्लाईओवर से वो पैदल कहीं निकल गया तो कहाँ गया, ये कैसे पता चले। पुलिस वालों ने और कैमरों को खंगालना शुरू किया, और जब और कैमरों को खंगालना शुरू किया तो अंत में उसके साथ एक और लड़का दिखाई देता है। अब एक और लड़का दिखाई दिया, फ़ौरन उसके बारे में पता किया गया। इत्तेफाक से उस लड़के की जानकारी मिल गई। अब लड़के की जब जानकारी मिली तो जो क्राइम ब्रांच की टीम थी वो जाती है और उस लड़के को गिरफ्तार करती है, और गिरफ्तार करने के बाद पूछती है कि ये दूसरा कौन है। अब उस लड़के से जब पूछा गया कि ये दूसरा कौन है, तब उस लड़के ने इस लड़के का नाम बताया, और बताया कि इसका नाम बगावत शंकर मारवाड़ी है और इसी इलाके में रहता है। पहली बार इस आदमी का नाम पता चला, उसके बाद घर का एड्रेस मिला। फ़ौरन क्राइम ब्रांच की टीम उसके घर पे जाती है इस उम्मीद में कि बस अब गिरफ्तार करना है, लेकिन जैसे घर पे जाती है तो एक और धक्का लगा। पता चला ये तो घर छोड़ के भाग चुका है, और कहाँ गया किसी को कोई जानकारी नहीं। ये भी पता चला कि ये शादीशुदा है, इसका ये बीवी भी है, इसका एक बेटा भी है, लेकिन इन्हें भी कोई जानकारी नहीं। ये लोग भी इससे बड़ा परेशान रहते हैं, अब क्या करें। खैर क्राइम ब्रांच ने फिर उसका नंबर मैनेज किया और नंबर को सर्विलांस पे लगा दिया, और फिर उसकी लास्ट लोकेशन खंगालनी शुरू की। अब उसकी जब लास्ट लोकेशन खंगालनी शुरू की तब पता चला कि इसकी जो लास्ट लोकेशन हो तो गुजरात की है, यानी ये तो महाराष्ट्र से गुजरात भाग गया। अब गुजरात भाग गया तो फिर एक मुसीबत। फ़ौरन क्राइम ब्रांच ने गुजरात पुलिस से कांटेक्ट किया। कांटेक्ट करने के बाद उसको यहाँ की टीम जाती है, वहाँ से पकड़ती है। पकड़ने के बाद जब यहाँ पे लेके आती है, आने के बाद जब इससे पूछताछ हुई कि तुम कौन हो, कहाँ के हो, तब पता चला कि इसने अपना नाम जो बताया वो बगावत शंकर मारवाड़ी बताया, और इसने जो अपनी उम्र बताई वो 21 साल बताई। अब 21 साल इसकी उम्र, पुलिस वाले फिर कन्फ्यूज कि सही बोल रहा गलत बोल रहा, और 21 साल की इसकी उम्र है तो इसकी शादी कब हुई, इसके इतने बड़े बच्चे कैसे हुए।
अजीब कन्फ्यूजन। पुलिस वालों ने फिर जांच पड़ताल शुरू की, इसके बारे में और बैकग्राउंड खंगाला, और जब इसके बारे में बैकग्राउंड खंगाला तब पता चला ये कितना बड़ा सातिर और कितना बड़ा दरिंदा है। दरअसल जो बगावत शंकर मारवाड़ी है ये 21 साल का नहीं बल्कि 28 साल का है। 28 साल की उम्र में इसने न जाने कितने ऐसे अपराधों को अंजाम दिया। कई बच्चियों के साथ इसने रेप किया, कई लोगों के साथ इसने मारपीट की, कई ऐसे थे जिन पे इसने एक तरह से जानलेवा हमला किया और उनके मोबाइल और उनकी तमाम चीज़ों को छीन के भाग गया। कायदे से अगर देखा जाए तो इसने कईयों की ज़िंदगी खराब कर दी थी। इसके ऊपर न जाने कितने ऐसे मामले थे जो अज्ञात में थे। धीरे धीरे जब इससे पूछताछ अभी हो रही तो कई ऐसे मामलों के खुलासे ये कर रहा है जहाँ पे कोई आरोपी तो था लेकिन कौन था ये नहीं पता। जो पुराना मामला था 5 अक्टूबर वाला 2023 में जो उस बच्ची के साथ हुआ उसने भी यही था, इसने अपने मुंह से ये बात कबूली, और ये मामले में भी यही था, और अनजाने में इसने न जाने कितने और मामलों को अंजाम दिया जिसकी जानकारी भी पुलिस वालों को नहीं है। तो एक सातिर अपराधी जिसको पकड़ने के लिए 2 राज्यों की पुलिस लग गई, और जितने छोटे में मैंने बता दिया कायदे से ये जांच पड़ताल उतनी छोटे में चली भी नहीं, तो क्या ही कहा जाए। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी। अब आपसे कल फिर मुलाकात हुई किसी दूसरी कहानी के साथ। तब तक अच्छे रहिएगा, खुश रहिएगा, अपना ख्याल रखिए, अपने देश का ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।